हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम सुनेंगे सुरेंद्र मोहन पाठक द्वारा लिखा गया सुनील सीरीज का मज़ेदार उपन्यास पूरे चांद की रात का पार्ट 9। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। कॉल के 38 रुपये लगे थे, जिसकी पेमेंट वो 1000 के नोट से कर रहा था। बूथ वाले के पास 1000 का छुट्टा नहीं था, लेकिन रात के उस घड़ी उस अनजाने कस्टमर से 1000 का नोट कबूल नहीं था। आजकल बांग्लादेश से नेपाल के रास्ते 1000 और 500 के नकली नोटों की एक बड़ी खेप इधर पहुंची हुई है, जिसकी दुकानदारों को खबर है। बूथ वाला असल में मालिक का मुलाजिम है, जिसे दिन में मालिक को चौकस हिसाब देना होता है। इसी वजह से प्रिंटर से कॉल की जो रसीद निकलती है, उसकी डुप्लीकेट वो अपने पास संभाल कर रखता है, जिससे कि रात को उस कॉल की, उसके किए जाने की टाइम की, ड्यूरेशन की, रकम की, किए गए नंबर की खबर लगी। बात नोट की हो रही थी। हाँ, विष्णु मेहता ने उसे कहा था कि वो बिना बटुए में जाके रात को उठ के आया था, इसलिए उसे नहीं मालूम था कि बटुए में छोटा नोट नहीं था। तब उसने अपना नाम बताया था और बड़ी कोठी का मेहमान होने का हवाला दिया था, तो बूथ वाले ने नोट कबूल किया था, जो कि दिन में मालिक को काबिले एतराज लगता तो वो उसके सिर पर जा खड़ा होता। गुड, यानी कि उस लड़के सिद्धांत की इकबालपुर में दिखाई होशियारी से हाथ आई खबर सही निकली। बकाला की मुखालिफ पार्टियों में खुसर पुसर की तस्दीक हुई, पक्की तस्दीक हुई काकाबली। लेकिन अब तू मुझे एक बात बता। पूछो। तुझे पता है इस केस से ताल्लुक़ रखते हर शख्स के पीछे तेरे ही हुक्म पर मेरे या मेरे इंगेज किए पीढ़ी के आदमी हैं। हाँ, इसलिए उस सुदेश बाला की गोड़ी के पीछे भी हैं। जरूर होंगे, इसलिए मुझे मालूम है कि दिन में ब्लास्ट के ऑफिस में गई थी। जरूर मालूम होगा, क्यों नहीं होगा। क्यों गई थी? मेरे से मिलना चाहती थी। क्यों? तेरे से क्यों? कहती थी उसके अंशुमान कुंडू से मिलने से उसका वकील खफा हो सकता था। क्या चाहती थी? वही जो हर औरत चाहती है, रोकड़ा, माल, नगदऊ। हाँ, वो भी यूं कि चांदी के थाल में हो, सोने का वर्क लगा हो और हीरे का लौंग जड़ा हो। बल्ले भाई, कैसे समझती थी जो चाहती थी उसे हासिल कर सकती थी। उसकी निगाह में बकाला का एक ही डिफेंस बनता है कि उसका दिमागी तवाजन खराब है, और जो कुछ उसने किया है वो कहती है कि उसकी बीबी की गवाही से ये बात निर्विवाद रूप से साबित कर सकती है। ये बात कोर्ट में स्थापित हो जाती तो उसकी चांदी है, फिर वो आसानी से खुद को बकाला की संपत्ति का कस्टोडियन मुकर्रर करा सकती है। लेकिन तलाक तो हो चुका। हाईकोर्ट में उसके खिलाफ अपील है। उस औरत की पहली शर्त यही है कि बकाला तलाक को खारिज हो जाने दे, ताकि वो उसकी बीवी बनी रहे। हाँ, इसे कहते हैं चुपड़ी और दो दो। बदले में वो बकाला के हक में कैसी भी गवाही देने को तैयार है, कुछ भी कहने को तैयार है। कैसा बदला? कोई बदला नहीं दिखाई देता मेरे को। मायावा अपनी रोटियां सेकना चाहती है, बकाला पर एहसान करके गवाही देगी। असल में उसे दीवाना सिरफरा स्थापित करके अपना मतलब हल कर रही होगी। रमाकांत, कमाल कर दिया। क्या? एक लफ्ज़ हिंदी का बोला और बिल्कुल दुरुस्त बोला। कौन सा? तुम्हें नहीं मालूम? ले, मालूम होता तो पूछता। ठीक, खैर छोड़। तू ये बता, तेरे ख्याल से क्या बकाला बीबी की झूठी सच्ची कैसी भी गवाही का मोहताज है? बहुत मजबूत केस है उसके खिलाफ। ओपन एंड शट तो नहीं है, लेकिन मजबूत है। है तो नहीं, है तो सारा सरकमस्टाइल एविडेंस का ही मेला, लेकिन उस मुंबईया वकील चेलानी की वजह से मजबूत बनता जा रहा है। ताज़ा खबर में जो सांध्य दैनिक है, उसका एक इंटरव्यू छपा है, जिसमें वो कसमिया कहता है कि कल रात उसने जो सफ़ेद गाउन सा पहने साया सेहन में विचरता देखा, वो रात को 3 बजे देखा था। अब उसका ये दावा है कि उस साये को उसने साफ पहचाना था कि वो बकाला था, और उसके हाथ में कोई चमकती सी चीज़ थी, जो कोई खंजर था, चाकू था या छुरी थी, क्योंकि चांद की रोशनी में ऐसे ही किसी आले के फल से वैसे प्रतिबिंबित हो सकती थी जैसे होती उसने देखी थी। मायावा कैसे अपने पहले बयान से यूं पलट जाएगा?
पलट चुका है। कहता है अपने पहले बयान के वक्त वो थोड़ा हड़बड़ाया हुआ था, लेकिन उसने ये तब भी नहीं कहा था कि टाइम 12:15 का था। तो और क्या कहा था? कहा था कि टाइम या तो 12:15 का था या 3 का था। यानी कि जिन्होंने उसे सिर्फ 12:15 का टाइम बताते सुना था वो सब बहरे थे, बेवकूफ़ थे, उसकी बात को ठीक से समझे नहीं थे। पहले बयान में बकाला को देखा होना क्यों न बका, साया साया क्यों बजता रहा। कहता है मेजबान का लिहाज किया, इसी वजह से छुरी की बाबत न बोला। भूतनीदा आया वड्डा लिहाज करने वाला। दूसरे, तब उसके उस बयान को गलत मोटिवेटेड समझा जा सकता था। ये समझा जा सकता था कि क्योंकि वो उसके पार्टनर का वकील था और उसकी मुखालफ के लिए वहाँ पहुँचा हुआ था, इसलिए अपने क्लाइंट के फ़ायदे के लिए वो जानबूझकर बकाला को उस केस में लपेटने की कोशिश कर रहा था। अब नहीं करा ऐसा? नहीं, अब नहीं कर रहा। अब वो जो कह रहा है इसलिए कह रहा है क्योंकि उसकी कॉन्शंस हर्ट करने लगी थी। उसे एहसास दिलाने लगी थी कि बात मेजबान के खिलाफ हो या हक में, उसका फर्ज था कि वो सच बोले, सिर्फ सच बोले और सच के सिवाय कुछ न बोले। क्या कहने, रमाकांत अगर वो परजूरी की, बकाला के खिलाफ झूठी गवाही देने की तैयारी कर रहा है तो इस तैयारी को एक ही बात काउंटर कर सकती है। क्या? ये कि पीसीओ से रात 3 बजे की इकबालपुर कॉल के वक्त वो अपने क्लाइंट के साथ था। अच्छा, इस बाबत पीसीओ वाला क्या कहता है? उसने सिर्फ विष्णु मेहता का जिक्र किया था। फिर भी हो तो सकता है कि चेलानी भी वहीं हो और उसे दिखाई न दिया हो। रमाकांत सोचने लगा, एक तरीके से हो सकता है। फिर बोला, वो क्या? जिस बूथ की प्राइवेसी में बंद होकर ग्राहक फ़ोन सुनता है उसकी तरफ पीसीओ ऑपरेटर अमूमन तवज्जो नहीं देता, क्योंकि सारे कंट्रोल उसकी टेबल पर उसके सामने होते हैं। हो सकता है कि रात को उसके रूबरू सिर्फ मेहता हुआ हो, लेकिन कॉल के वक्त बूथ में दोनों बंद रहे हों। ये बात स्थापित हो पाए तो चेलानी के मुंह पर जूता होगी। फिर तो ये दावा करता नहीं रह पाएगा कि रात 3 बजे वो सोते से जागा था। देखेंगे। वैसे भी इस बात की संभावना मुझे कम ही दिखाई देती है कि इतना बड़ा कदम मेहता ने अकेले उठाया हो। अग्रवाल के ऑफिस में हुई कॉन्फ्रेंस में उन दोनों का मौजूद होना भी इसी बात की तरफ इशारा करता है। उस वकील के घोड़े ने मोटी पीस कमानी होगी। वो तो मेहता के साथ मैं और तू पतंग जैसा रिश्ता कायम किए होगा। कोई और बात है तो सही। क्या? तू कहता है कल रात किसी वक्त सिद्धांत सोलंकी ने जब डाइनिंग रूम की वॉल कैबिनेट का उपल्ला दराज खोला था तो बड़ी वाली छुरी उसे नहीं दिखाई दी थी। हाँ, किस वक्त ये नहीं मालूम, लेकिन वक्त के बाबत सवाल किस लिए? क्योंकि ये स्थापित किया जा सकता है कि स्थापित, वही तो बोला स्थापित, यानी कि पहली बार इत्तेफाक से ही सही उच्चारण मुंह से निकल गया था। तू मुझे भाषा सिखाना चाहता है या मेरी बात सुनना चाहता है? बात सुनना चाहता हूँ तो टोका टकी बंद कर। यस सर, वड्डे बापा जी। यस बड्डे बापा जी। ये स्थापित किया जा सकता है कि दराज का ताला लगाए जाने के वक्त वो छुरी दराज में थी। कैसे? खानसा में नौरंगलाल की गवाही से। वो कहता है कि रात को अपने कमरे में सोने जाने से पहले उसने किसी काम से दराज खोला था, तो तब लंबी छुरी उसमें मौजूद थी। कब? टाइम क्या था? टाइम का उसे कोई अंदाज़ा नहीं, लेकिन ये तब का टाइम था जबकि डिनर हो चुका था, क्रॉकरी कटलरी संभाली जा चुकी थी और बतौर खानसामा उसके तमाम काम निपट चुके थे। लेकिन इतना उसे फिर भी याद है कि ये सिद्धांत के इकबालपुर के लिए रवाना हो जाने के बाद की बात है। जब सिद्धांत ने दराज में झाँका था तो छुरी वहाँ नहीं थी। जब खानसामे ने दराज में झाँका था तो छुरी वहाँ थी। इसका मतलब तो ये हुआ कि छुरी आस्था के दराज की लॉक करने के वक्त वहाँ से गायब होकर वापस लौट आई थी। हाँ, किसी ने पहले छुरी वहाँ से निकाली और फिर वापस रख दी। ऐसा क्यों और किसने? ये भी अहम सवाल है। जवाब दे। मुझे वो खानसामा भरोसे का आदमी नहीं लगता, इसलिए उसकी गवाही भी भरोसे की नहीं लगती। उसके मुकाबले में सिद्धांत पढ़ा लिखा समझदार लड़का है।
और बहुत जल्द परिवार का हिस्सा बनने वाला है। इसलिए छुरी के बाबत जो उसने कहा वो ज़्यादा काबिले एतबार है, क्योंकि गैर हाजिरी के मुकाबले में किसी चीज़ की अपनी जगह में हाजिरी जल्दी नोटिस में आती है। अगर दराज को लॉक किए जाते वक्त छुरी दराज में थी तो वो बकाला ने वहाँ से निकाली नहीं हो सकती, क्योंकि उस दराज की एक ही चाबी है और वो आस्था के कब्जे में थी। फिर भी ताला खोल लेना न कभी किसी ने देखा न सुना, ऐसी बात नहीं। बिना चाबी के आम ताले खोल लेना बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन ऐसा कोई नींद में चलता शख्स नहीं कर सकता। उसके पास चाबी हो तो अपनी बेदयानी में वो उसे इस्तेमाल में ला सकता है, लेकिन बिना चाबी के ताला खोलने का करतब सोए सोए नहीं कर सकता। ऐसे शख्स की सीमाएं होती है जिनके दायरे में ऐसी कलाकारिता नहीं आती। मतलब ये हुआ कि अगर दराज को ताला लगा था और छुरी भीतर थी तो बकाला बिना चाबी के ताला खोलकर छुरी नहीं निकाल सकता था, वापस बंद करके भी, क्योंकि अगली सुबह दराज लॉक्ड पाया गया था। बात तो ठीक है तेरी। बाई दी वे, सुदेश बकाला अब कहाँ है? वापस इकबालपुर चली गई। तेरे ऑफिस से शंकर रोड आर.के. अग्रवाल के ऑफिस में गई थी, जहाँ वो थोड़ी ही देर के लिए ठहरी थी और फिर इकबालपुर के लिए रवाना हो गई थी। तुम्हारा कोई आदमी अभी भी उसके पीछे है? हाँ, 2 जने। बकौल पुलिस छुरी पर किसी तरह के उंगलियों के निशान नहीं पाए गए थे। उस बाबत कोई बात तुम्हारी जानकारी में आई है? आई तो है। क्या? वो आम बात है जो उन्होंने किसी से छुपाई नहीं है, जो उनकी प्रेस रिलीज में दर्ज है। क्या? छुरी के हैंडल पर उंगलियों के निशान तो थे, लेकिन वो इस कदर बिगड़े हुए थे कि शिनाख्त के काबिल नहीं थे। कैसे बिगड़ गए? या तो तकिए और चादर की रगड़ से बिगड़ गए, या किसी के बिगाड़े बिगड़े। किसके? भांजी के बारे में क्या कहता है? उसने जानबूझकर ये हरकत की या अनजाने में उससे हुई? निशान बिगाड़ने का क्या मतलब? यूँ रगड़कर क्यों न पूछे जैसे उस पर निशान कभी बने ही न थे। इससे तो साफ लगता है कि निशानों को जानबूझकर मिटाने की कोशिश की गई थी। इस्तेमाल शुदा छुरी पर कैसे न कैसे किसी न किसी के निशान तो मिलने चाहिए थे। नहीं मिले तो नहीं मिले, कातिल को इससे क्या? तो फिर हैंडल को किसी ने हड़बड़ी में, जल्दबाजी में पोंछा होगा, इसलिए वो निशान बिगाड़ ही पाया, मिटा ना पाया। हाँ, बहरहाल पुलिस ये साबित नहीं कर सकती कि बिगड़े हुए उंगलियों के निशान कत्ल के उनके फेवरेट कैंडिडेट आदित्यनाथ बकाला के हैं। हाँ, बकाला सिर्फ इतने से गुनहगार हो गया कि वो छुरी उसकी गैर हाजिरी में उसके तकिए के नीचे पड़ी पाई गई। काका बली, तू क्या जानता नहीं कि ये स्टाइल है पुलिस का? पहले वे एक खूंटी तलाश करते हैं और फिर उस पर अपना केस टांगने का सामान करते हैं। समझ ले, आलय कत्ल की बकाला के तकिए के नीचे से बरामदी वो खूंटी है। ठीक। और फिर तू उस चेलानी के घोड़े के बयान को भूल रहा है, जो कि बड़े वाला खूंटा है, जो आखिरकार बकाला की छाती में गड़ेगा। हर बार घूमकर फिर चेलानी के बयान पर पहुंच जाती है, जो मजबूत से मजबूत तर होता जा रहा है। कैसे उसकी गवाही की हवा निकालें? सोच। एक तरीका तो सामने है ही कि वो रात के 3 बजे एकाएक नहीं जागा था, पहले से जगा हुआ था और सेहन में जागने के लिए अपने कमरे में मौजूद नहीं था, बस स्टैंड पर पीसीओ बूथ पर पहुंचा हुआ था। इसी पर जोर रख। मैं रखूं? हम इसी पर जोर रखते हैं। अगर चेलानी की गवाही खारिज न हो सकी तो बकाला का बचाव इसी बात में है कि उसने जो किया अनजाने में नींद में चलते हुए किया। लेकिन इस बात में 2 पंचर है। एक तो ये कबूल करना उसका अपनी बीबी के हाथों से खेलना होगा, दूसरे इस बात की कोई निर्दोष सफाई देनी होगी कि उसके हाथ में छुरी कहाँ से आई, कैसे आई। अगर उसने सोने से पहले छुरी दराज में से निकाली तो इसका मतलब है कि वो पहले से ही कत्ल का इरादा बनाए बैठा था। नींद में चलने वाली बात उसका फरेब था। अगर उसने सोने जाने से पहले दराज में से छुरी नहीं निकाली थी तो बाद में वो इस काम को अंजाम दे तो नहीं सकता था, क्योंकि बाद में दराज को ताला लगा हुआ था और सारी रात ताले की इकलौती चाबी आस्था के अधिकार में थी। केस तो मालको पेचीदा होता जा रहा है। रात वाली फ़ोन कॉल की वजह से नहीं, जो कि मेरा दिल गवाही देता है जब बोलेगी बकाला के हक में कुंडा खोलेगी, छुरी की वजह से
जो इस बात को उलझा रही है कि वो कब दराज में थी और कब नहीं। सारे फसादी केस मेरे पल्ले क्यों पड़ते हैं? क्योंकि सिर्फ तू सर्फ से धुला है और कपड़ों को दाग नहीं लगाता। आई विल फाइट डेविल विद फायर। क्या मैं शैतान का मुकाबला आतिश से करूँगा? क्या मतलब? फसादी बात के बदले में फसाद करेगा? हाँ, कैसे? मैं ग्रेसी भटनागर से बात करना चाहता हूँ। कहाँ मिलेगी? वो तो मेरे ख्याल से हैदराबाद में बकाला की कोठी में ही रहती है, वहीं होगी। तुम्हारे आदमी कोठी की निगरानी कर रहे हैं? हाँ, किसी से कांटेक्ट करो और उसको बोलो वो ग्रेसी भटनागर को यहाँ लेके आए। आएगी? बकाला की भलाई की दुहाई देने पर इनकार नहीं करेगी। वफादार सेक्रेटरी है। बकाला के किसी काम आना, किसी भी काम आना अपना फर्ज मानेगी। तू बात क्या करना चाहता है उससे? उसका मयंक मंदान नाम का बॉयफ्रेंड रौनक बाजार में हार्डवेयर की शॉप चलाता है। बाजारिया ग्रेसी असल में मुझे बॉयफ्रेंड से काम है। क्या? आएगी तो सामने आएगा ना। मैं दिनकर को फ़ोन करता हूँ, शायद वो हैदराबाद वापस लौट आया हो। रमाकांत के ऑफिस में सुनील के बाजू में एक कुर्सी पर बैठी थी और नर्वस भाव से पहलू बदल रही थी। रिलैक्स, सुनील मीठे स्वर में बोला। रिलैक्स ब्राइट आइज। वो सरप्राइज मुस्कुराई। मुझे पहचाना? उसने सहमति सूचक ढंग से गर्दन हिलाई। जानती हो मैं कौन हूँ और कल रात की ड्रिंक डिनर पार्टी में क्यों मौजूद था? अब जानती हूँ। गुड। ये भी जानती हो कि तुम्हारे एम्प्लॉयर बकाला साहब इस वक्त भारी दुश्वारी के दौर से गुजर रहे हैं? हाँ। अब लाख रुपए का सवाल ये है कि उनकी संकट की घड़ी में तुम उनके साथ हो या नहीं हो। मैं उनके साथ हूँ, वो जोश से बोली। दैट्स लाइक ए गुड गर्ल। अपनी संकट की घड़ी में बकाला साहब को तुम्हारी कोई मदद दरकार हो तो करोगी? जरूर करूँगी। तुम मयंक मदान से फिट हो? क्या हूँ? उससे शादी करने वाली हो? जो मदद दरकार है उसका इस बात से रिश्ता है तो सही। तो जवाब है हाँ, मैं मयंक मदान से शादी करने वाली हूँ। देर किस बात की है? शहनाई बजाने वाले छुट्टी पर गए हुए हैं? नहीं तो? मयंक की माली हालत अभी ऐसी नहीं है कि वो बीबी को सपोर्ट कर सके। ऐसा क्यों? बेरोजगार तो नहीं है, हार्डवेयर स्टोर चलाता है ना? हाँ। ठीक नहीं चल रहा? अभी ठीक नहीं चल रहा। वजह? वजह वो स्टोर लॉक स्टॉक एंड बैरल किसी दूसरे से खरीदा था। उसने वो स्टोर लॉक स्टॉक एंड बैरल किसी दूसरे से खरीदा था और उस खरीद में उसके पल्ले की पाई पाई ही चुक गई थी। बैंक से लोन भी लेना पड़ा था। खरीदने के बाद पता चला था कि स्टोर ऑब्सलेट न बिक सकने वाले आइटमों से भरा पड़ा था। उस कबाड़ से पीछा छुड़ाने में ही 1 साल लग गया था, जिसकी वजह से बस नाम मात्र का ही मुनाफा हो पाया था और उस दौरान वो नई सेलेबल आइटम भी फुल डिमांड के मुताबिक स्टॉक में नहीं रख सका था। आई सी। बहरहाल आगे हालत उम्मीद अफजा है। हाँ, इसी वजह से शादी में देरदार है। हाँ, उसी की जिद है। जब तक उसकी खुद की बीबी को स्टाइल में रखने की हैसियत नहीं हो जाएगी वो शादी नहीं करेगा। तुम्हारी उससे कोर्टशिप की बात सबको मालूम है? हाँ, मालूम ही है। इसलिए उसके कोठी में तुमसे मिलने आने पर कोई रोक टोक, कोई पाबंदी नहीं है? हाँ। पुलिस की क्या पोजीशन है? वो लोग अभी भी वहाँ है? नहीं, आज शाम को सब चले गए। पुलिस, टेक्नीशियन, फोटोग्राफर सब। लाश की सुपुर्दगी कब होगी? मुझे कुछ नहीं मालूम। इस बारे में आस्था ही उन लोगों के संपर्क में है। अब सुनो असल मसला क्या है। तुम्हें मालूम ही होगा कि तुम्हारे एम्प्लॉयर पर कत्ल का इल्ज़ाम है। उनके खिलाफ जो सबसे ज़्यादा डैमेजिंग आइटम है वो मुंबई से आए एडवोकेट करसन राय चेलानी की गवाही है, जिससे उसका हिलना बहुत मुश्किल है। क्योंकि एक तो उसे पुलिस की शह है और दूसरे वो वकील है। इसलिए गवाही की तमाम बारीकियाँ, तमाम पेतरेबाजियाँ जानता समझता है। बकाला साहब के पास उस गवाही का तोड़ यही है कि वो दावा करे कि वो नींद में चल रहे थे, इसलिए उन्हें नहीं मालूम था कि उस दौरान उन्होंने क्या किया। उनका ये दावा चल सकता है, चल तो सकता है, लेकिन चल जाने पर उनकी हालत ऐसी होगी जैसे कि आसमान से गिरे खजूर में अटके होंगे, क्योंकि तब उनकी बीबी सुदेश बाला की बनाएगी
जो पहले से ही उनको जहनी तौर से बीमार शख्स साबित करने के लिए मरी जा रही है। उसकी कुछ मांग है जिसे पूरी न किए जाने की सूरत में वो बकाला साहब के खिलाफ गवाही देने की धमकी देती है। उस सूरत में वो ये कहेगी कि नींद में चलने की बीमारी का हवाला बकाला साहब का फरेब था, फ्रॉड था। उस बहाने के तहत वो जो भी कुछ करते थे पूरे होश हवाश में करते थे, जानबूझकर करते थे। जिस आइंदा कत्ल को वो इरादा किए बैठे थे उसकी बुनियाद बनाने के लिए करते थे। वो ग्रेसी नेत्र फैलाकर बोली, साफ ऐसा कहेगी? साफ नहीं कहेगी तो इशारे से कहेगी। गवाह के कटघरे में खड़ी होकर इस बात की हाजिरी तो वो किसी न किसी तरीके से जरूर लगाएगी। उसकी उस हाजिरी को खारिज या कमज़ोर करने का मेरे जहन में एक तरीका है। क्या हालात कुछ ऐसे बन गए हैं कि बकाला साहब के खिलाफ ये साबित किया जा सकता है कि उन्होंने आलाए कत्ल को, लंबी छुरी को कल रात सोने जाने से पहले ही अपने कब्जे में कर लिया था। और इस बात का साफ मतलब ये है कि वो कत्ल का इरादा पहले से ही बनाए बैठे हुए थे। मैं इसी बात में फंचा डालना चाहता हूँ। कैसे? इन आलाए कत्ल जैसी उसकी एग्जैक्ट डुप्लीकेट एक और छुरी का वजूद पैदा करके। वो कैसे होगा? तुम्हारे बॉयफ्रेंड के किए होगा। कैसे? वो छुरी मशहूर ब्रांड नेम से बिकने वाली कटलरी का हिस्सा थी। वो तो पुलिस के साथ गई, लेकिन उसके बाइबन और छुरी कांटे अभी भी पीछे दराज में मौजूद हैं, जिनके जरिए बड़ी छुरी का ब्रांड नेम, मॉडल नंबर, साइज वगैरह जाना जा सकता है। फिर वैसी एक छुरी का मैन्युफैक्चर से या होलसेलर से मुहैया कर लेना तुम्हारे बॉयफ्रेंड के लिए मामूली बात होगी। वो एकाएक बेहद खामोश हो गई। होगी ना? उसने बड़ी कठिनाई से सहमति में सिर हिलाया। दैट्स लाइक ए गुड गर्ल। लेकिन उससे होगा क्या? उससे जो होगा मेरे किए होगा। तुम क्या करोगे? बोला तो है, पुलिस की तफ्तीश में उनकी कत्ल की थ्योरी में फच्चा डालूंगा। कैसे? कैसे भी ऐसा करना गैर कानूनी नहीं होगा। हो सकता है। नहीं, मुझे मयंक का किसी गैरकानूनी हरकत में शरीक होना कबूल नहीं। मेरे किए में उसका या तुम्हारा कोई दूर दराज का भी दखल नहीं होगा। मयंक शरीफ लड़का है। जरूर होगा, होना ही चाहिए। मैं भी कोई गुंडा बदमाश नहीं हूँ। एक नेशनल डेली का चीफ रिपोर्टर हूँ। तो फिर गैर कानूनी हरकत क्यों करोगे? नहीं करूँगा। लेकिन अभी तो तुमने कहा। क्या कहा? ये कहा कि हरकत गैर कानूनी हो सकती है। ये नहीं कहा कि हरकत गैर कानूनी होगी। होना या ना हो सकना अपनी अपनी सोच का नतीजा होता है। नहीं, उसने हिचकिचाते हुए सहमति में सिर हिलाया। और फिर मैंने जो कुछ कहा है अपने किसी जाति नफे नुकसान के लिए नहीं, तुम्हारे एम्प्लॉयर के भले के लिए करना है। उसी एम्प्लॉयर के भले के लिए करना है जिसकी संकट की घड़ी में जिसके साथ होने की तुमने अभी तस्दीक की। यू एग्री विद मी माई हनी चाइल्ड? यस। तो फिर क्या जवाब है तुम्हारा? तुम मुझे धर्म संकट में डाल रहे हो। ऐसा? हाँ। तो फिर मैं तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। जो आदमी तुम्हें यहाँ लाया था वो वापिस छोड़ आएगा। जहमत का शुक्रिया। गुड नाइट। उसने उठने की कोशिश न की। कई क्षण बड़ा बोझिल सन्नाटा छाया रहा। कब चाहिए छुरी? आखिरकार वो बोली। सुनील ने चैन की सांस ली। जब मिल सके, वो बोला। जितनी जल्दी मिल सके। कहाँ पहुँचानी होगी? यही जगह ठीक रहेगी। दिनकर, रमाकांत बोला। तुम जहाँ चाहोगी तुम्हें ले जाएगा। जरूरत नहीं। खपा हो के न जाओ सोनियो। इस दड़बे का दस्तूर है कि जो जी आवे राजी जावे। राजी ही जा रही हूँ। पक्की बात? हाँ। मैं निश्चित हो जाऊँ? हाँ। जिंदे रहो मोतिया वालियों, जवानियाँ मानो। मैं। सुनील जल्दी से बोला। एक बात और पूछना चाहता था। पूछो। तुम वहीं रहती हो इसलिए तुम कोठी से अच्छी तरह से वाकिफ़ होगी। हूँ तो सही। आस्था के बेडरूम के दरवाजे पर नए लगे कीमती स्प्रिंग लॉक से भी वाकिफ़ हो। मैं तो वाकिफ़ हूँ, लेकिन हैरानी है कि तुम भी वाकिफ़ हो। मैं महज इत्तेफाक से वाकिफ़ हूँ।
क्या पूछना चाहते हो उस बाबत? नया, इतना कीमती ताला किस लिए? वजह मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये मालूम है कि ताला नया है, सेल्फ लॉकिंग है, कीमती है और हाल ही में पुराने ताले की जगह लगाया गया है। हाँ, ये मालूम है। हाल ही में कब? पिछले महीने। यूँ एकाएक कोई ताला बदलता तो नहीं? आस्था पुराने ताले की वजह से क्या खुद को कोई खतरा महसूस करती थी? क्या कभी कोई ऐसा वाक़या हुआ जिसकी वजह से उसने महसूस किया कि दरवाजे पर नया, ज़्यादा मजबूत स्प्रिंग लॉक होना चाहिए था? मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। तुम आस्था से ही क्यों नहीं पूछते? पूछूंगा। बहरहाल शुक्रिया। वो चली गए। ओए, तू कमला तो नहीं हो गया? पीछे रमाकांत बोला। क्यों, क्या हुआ? छुरी के बाबत अपना इरादा उस लड़की पर जाहिर करके तूने अपनी दाढ़ी उसके हाथ में दे दी, जिसे वो जब भी उस वजह से अपने बॉयफ्रेंड के साथ पंगा होता पाएगी खींच देगी। है तो सही ये खतरा। कहता है तो सही ये खतरा। जब जानता है तो क्यों मोल लिया? पता नहीं। अब जो हो गया सो हो गया। क्यों हो गया? भूल गया कि बकाला सच में कातिल हो सकता है। उसने जो किया इरादतन किया हो सकता है। वो तुझे, तेरे मालिक साहब को, अपने करीबियों को, पुलिस को, सबको उल्लू बना रहा हो सकता है। खतरों से डरने से क्या होता है रमाकांत? जो शख्स खतरों से डरता है उसके लिए तो ज़िंदगी में खतरे ही खतरे हैं। फिलॉसफी जानना बंद कर। तो मुझे खामखा डराना बंद करो। खामखा? खामखा? और क्या? और कोई मतलब की बात करो। ये मतलब की बात ही तो है कि तू छुरी से कोई करतब करना चाहता है। उसका राजदा उस लड़की को बनाकर तूने अच्छा नहीं किया। खता खाएगा। और कौन सी मतलब की बात करूं? ये बताओ, क्या विष्णु मेहता रात के 3 बजे इकबालपुर वो टेलीफोन कॉल करने से मुकर सकता है? भाई, कॉल के दोनों सिरों पर गवाह है। कैसे मुकरेगा? उस लड़के सिद्धांत ने तो कॉल का वक्त और जो सुना उसे नोट कर लेने की दानिशमंदी दिखाई। कैसे मुकरेगा? मैं चाहता हूँ कि उसे इस बात की खबर न लगे। उस कॉल का दूसरे सिरे से सिद्धांत भी गवाह है। यूँ जब वो मुकरेगा तो सिद्धांत की गवाही उसके सिर पर पहाड़ की तरह टूटेगी। बढ़िया। विष्णु मेहता के जिक्र पर एक बात याद आई। मुंबई पुलिस ने उस तक पहुंच बनाई? अभी नहीं। वजह? उस मुंबई वाले पीडी को विष्णु मेहता की हैदराबाद में मौजूदगी की बाबत कल रात टिप तो तुमने दे दी थी ना? नहीं। वजह? कल रात उससे कांटेक्ट नहीं हो सका था। ओ, तो आज सुबह दी? नहीं, आज सुबह भी नहीं। यार, दोपहर की तो मैं सो के उठा था। उठा ही था तो तू आ गया था। उसके बाद मैं भूल गया। लानत। अब तो मुंबई वाले पीडी से कांटेक्ट हो गया ना? होगा ना। अभी करूँगा तो होगा ना। डबल लानत। वड्डे पापा जी, आप तो ऐसे न थे। कैसे न थे? ओए, मैं आदमी हूँ कि मशीन हूँ? और तू कैसा आदमी है जो बेगार में भी तुरती फुर्ती और मुस्तैदी चाहता है? फिर शुरू हो गए। तो इस बात को तू खत्म कर। अभी विष्णु मेहता के बाबत मुंबई खबर पहुंच जाएगी। तब तक वो खिसक गया तो जहाँ खिसकेगा उस जगह की भी मुझे खबर होगी, इसलिए तू फिक्रा न कर। अच्छा, हाँ, वैसे मुझे यकीन है फिलहाल वो कहीं खिसकने वाला नहीं। क्यों भला? ओए, उन लोगों की सुदेश बाला के साथ खुफिया बातें, खुफिया मुलाकातें चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि जो पेश उसकी बकाला पर नहीं चली वो अगर बीबी की बनाई तो उस पर चल सकती है। जो उम्मीदें बकाला से पूरी न हुई वो बीबी से पूरी हो सकती है। ऐसे माहौल में बात किसी सिरे पर पहुंचने से पहले वो बला क्यों गायब हो जाएगा? बात तो तुम्हारी ठीक है। दूसरे, उसे खबर कहाँ है कि मुंबई पुलिस उसके सिर पर आन खड़ी हो सकती है? वो तो इधर अपने आप को बिल्कुल सेफ समझता है, तभी तो हैदराबाद में डेरा जमाए है। इस बात में कदरन ज़्यादा दम है। कहने का मतलब ये है कि तू ठंड रख। वो मेहता का घोड़ा पकड़े जाने से नहीं बच सकता, भले ही मुंबई जाके छूट जाए। तभी फ़ोन की घंटी बजी। रमाकांत ने कॉल रिसीव की। कॉल से फारिग होकर सुनील की तरफ आकर्षित हुआ। तेरी एक बात सही निकली है, वो बोला। बधाई तेनू। कौन सी बात? ये कि वो वकील का घोड़ा करसन राय चेलानी किसी ऑप्टिशियन का रुख कर सकता था। किया, आखिर किया।
मुझे इस बाबत कोई उम्मीद नहीं रही थी, लेकिन आखिर किया। इस वक्त जो रिपोर्ट मुझे मिली है वो कहती है कि फारिगी इस वक्त हुआ था। पहले वो शंकर रोड पर राजकमल के ऑफिस में बिजी रहा, फिर पुलिस हेडक्वार्टर पर लंबी हाजिरी भरी और अब वहाँ से निकलकर मुगल बाग में ही एक ऑप्टिशियन के पास गया है। जोड़ीदार साथ नहीं? नहीं, वो लोग अग्रवाल के ऑफिस में हुई मीटिंग के बाद से अलग हो गए थे। चेलानी पुलिस हेडक्वार्टर से सीधा ऑप्टिशियन के पास पहुंचा। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि चश्मे में से उसको देखने की स्टाइल के बाबत जो बात मैंने भापी थी वो आखिरकार पुलिस वालों ने भी भापी थी और महसूस किया था। उसकी वो हरकत उसकी गवाही को कमज़ोर कर सकती थी। कोई बड़ी बात नहीं कि पुलिस के हुक्म पर वो ऑप्टिशियन के पास गया हो। बहरहाल कैसे भी गया, आखिरकार गया। उसकी ये हरकत उसके डोल में पोल की तरफ इशारा है, जिसे अब हमें किसी भी तरीके से केश करना है। कैसे करेगा, देखेंगे। आस्था पारेख यूथ क्लब पहुंची। रमाकांत और सुनील उस वक्त मेन हॉल में एक टेबल पर बैठे जानी वाकर ब्लैक लेबल शेयर कर रहे थे। कोई ड्रिंक? सुनील ने पूछा। नो, नेवर, वो तत्काल बोली। मेडिसिनल भी नहीं? नहीं। तो फिर चलो कहीं और चल के बैठते हैं। वो जहमत मत करो, मुझे यहाँ बैठने में कोई परेशानी नहीं। सोनियो, रमाकांत बोला, गंगाजल के अलावा यहाँ हर ड्रिंक मिलता है। आपकी तारीफ जितनी की जाए कम है। ये रमाकांत मल्होत्रा है, सुनील बोला, इस क्लब के मालिक हैं। ओ, आई एम ग्लैड टू मीट यू अंकल। क्या? रमाकांत आंखें निकालता बोला। आस्था कुटिल भाव से हंसी, फिर तत्काल संजीदा हुई। ये आस्था है रमाकांत, सुनील बोला, बकाला साहब की भांजी है। सच में ही काली गाजर की कांजी है। काली? आस्था की भवें उठी। या लाल? तीखी? वो हंसी। आई विल हैव ए पेप्सी। फिर बोली। रमाकांत ने उसके लिए पेप्सी मंगाया। थैंक यू, वो बोली, फिर संजीदगी से सुनील से संबोधित हुई। यहाँ आने के लिए क्यों बोला? जब बोला था तब तो किसी और वजह से बोला था, सुनील ने बोला, लेकिन अब और वजह है। क्या? तुम्हें अपने अंकल के लिए कुछ करना होगा। करोगी? 1000 काम छोड़कर। पहले काम तो जान लो। कोई भी काम पंगे वाला हो सकता है। पंगा? कैसा पंगा? पकड़े जाने पर तुम्हारा पलंदा बन सकता है। क्या बन सकता है? शामत आ सकती है। और तुम्हारी मेरी साथ में। फिर तो ट्रिक ऑफ दी ट्रेड न पकड़े जाने में है। कोशिश तो हरचंद यही होगी। फिर क्या बात है, क्या करना होगा? बताता हूँ, लेकिन पहले तुम मेरे सवालों का जवाब दो। पूछो। मेरा अहम सवाल गोश्त काटने वाली उस लंबी छुरी के बाबत है, जो कि कीमती ब्रांडेड कटलरी के सेट में एक नग है। आज की कहानी बस यहीं तक। कहानी का अगला भाग जानने के लिए बने रहे मेरे साथ। अगर ये नावल आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल।